साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम शुद्ध राजनीतिक विषय पर बात करेंगे। भारतीय राजनीति का एक सितारा रहे हैं, नाम है उनका शरद पवार। शरद पवार कब कौन सी कलाबाजी लेंगे इसे अच्छे अच्छे राजनीतिक विश्लेषक समझ नहीं पाते। शरद पवार ने फिर एक दांव खेला है। वो दांव अपनी पार्टी के अंदर असंतुष्टों को संभालने के लिए खेला है, देश की राजनीति में कोई कमाल करने के लिए खेला है, या कुछ उनके दिमाग में ही खेला है जिसके तहत खेला है, समझना मुश्किल हो रहा है। मसला यह है कि शरद पवार जो एनसीपी के संस्थापक थे, एनसीपी के चीफ थे, 1999 में कांग्रेस से बगावत करके पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ एक राजनीतिक दल का उन्होंने गठन किया था जिसको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तौर पर हम जानते हैं। सोनिया गांधी के विरोध में उन्होंने पार्टी बनाई थी। बाद में सोनिया गांधी जिस यूपीए की चेयरमैन थी उसकी सरकार का हिस्सा बनकर 10 साल तक मंत्री भी वो केंद्र में रहे थे। जिस कांग्रेस से बगावत करके उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, बाद में महाराष्ट्र में उसी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सफलतापूर्वक सरकार भी चलवाई। तो ऐसे कमाल के राजनीतिक खिलाड़ी रहे हैं शरद पवार। शरद पवार उम्र के 82 साल पूरे कर चुके हैं। जो कुछ भी उन्होंने जीवन में हासिल किया, जो कुछ भी उन्होंने जीवन में अनुभव किया, उसको एक किताब का स्वरूप दिया आत्मकथा के रूप में। उस आत्मकथा का विमोचन था और विमोचन के दौरान ही शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। अध्यक्ष पद से इस्तीफे के ऐलान के साथ ही अब मान मनोबल का दौर चल रहा है। उनके भतीजे हैं अजीत पवार। किसी समय पर उनको शरद पवार का निर्विवाद रूप से राजनीतिक उत्तराधिकारी समझा जाता था, लेकिन भतीजे प्रेम के बाद में पुत्री प्रेम की एंट्री हुई और सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी हैं वो भी राजनीति में आ गई। और राजनीति में आई नहीं, जिस बारामती से शरद पवार लगातार चुनाव जीतते थे उस बारामती की लोकसभा सीट से सुप्रिया सुले चुनाव जीतने लगी। तो अब सुप्रिया सुले राजनीतिक उत्तराधिकारी बने या अजीत पवार, इसको लेकर द्वंद्व की स्थिति। अजीत पवार के संदर्भ में पिछले कुछ दिनों से खबर आ रही थी, अलग राह लेने वाले हैं, विधायकों के साथ भाजपा से मिलने वाले हैं। इन खबरों के बीच में जब शरद पवार ने इस्तीफे का ऐलान किया तो अजीत पवार ने तुरंत बयान दिया, साहब फैसला नहीं बदलते, फैसला हो गया। पर दबाव कुछ ऐसा बना कि अजीत पवार बोल रहे हैं, साहब विचार करने के लिए तैयार हो गए हैं, 2-3 दिन में फैसला लेंगे। तो आज हम पवार के इस कौशल पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि शरद पवार का ये दांव क्या परिवार के भीतर दांव खेला गया है, या पार्टी के भीतर दांव खेला गया है, या केंद्र की राजनीति में कोई बड़ी भूमिका विनीत करने का मन शरद पवार का हो गया है, उसके तहत दांव खेला गया है। हमारे साथ दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, कयासबाजी करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। तसल्ली से बात करेंगे, समझेंगे शरद पवार के राजनीतिक कौशल को, वो कौशल जिसने 5 दशक से देश की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। पर इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि कोई भी बदलाव, यहां तक कि बेहतर होने के लिए भी किया गया बदलाव, हमेशा कमियों और असुविधाओं के साथ होता है। अर्नाल्ड बेनेट, मशहूर ब्रिटिश उपन्यासकार, उन्होंने ये बात कही थी। तो बदलाव के संदर्भ में जो उन्होंने ये बात कही थी वो एनसीपी के इस बदलाव की तथाकथित कोशिश के संदर्भ में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ लोग विलाप कर रहे हैं, साहब से आग्रह कर रहे हैं, इस्तीफा वापस ले लीजिए। उन सब के बीच में 15 सदस्यीय एक कमेटी भी बन चुकी है। उसने बैठक करके नए अध्यक्ष के नाम पर विचार करना भी शुरू कर दिया है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुप्रिया सुले, ऐसे नाम हवा में तैर रहे हैं। क्या ये कयासबाजी कयास ही रह जाएगी और शरद पवार अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे, या कुछ और घटित होने का मौका हम देखेंगे? इसे ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ फहमीदा हसन खान है, जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में चर्चा हो रही है उसकी बड़ी नेता हैं फहमीदा हसन खान, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी हैं। जब भी किसी अन्य राजनीतिक दल में ऐसा कोई घटनाक्रम होता है, भाजपा की संभावनाओं को देश में तलाशना शुरू हो जाता है। कांग्रेस के साथ चल रही एनसीपी क्या अब भाजपा के साथ आ सकती है, सवाल है ना। तो दीपक विजयवर्गीय हमारे साथ हैं, क्या नई संभावनाएं देख रहे हैं, तो दीपक जी हमें बताएंगे। हमारे साथ किशोर तिवारी जी हैं। एक लंबी लड़ाई लड़ी किशोर तिवारी जी की पार्टी अर्थात शिवसेना ने शरद पवार के खिलाफ। बाल ठाकरे बड़ा मुखर होकर सार्वजनिक रूप से शरद पवार के खिलाफ बोला करते थे और अपने मातोश्री में बैठकर शरद पवार के साथ में दावत किया करते थे। ऐसी कमाल की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और मित्रता की कहानी के प्रत्यक्षदर्शी रहे किशोर तिवारी जी हमारे साथ हैं। वो बताएंगे इसकी कहानी क्या है। और इन सब के बीच में हमारे साथ में श्रवण गर्ग जी हैं। श्रवण गर्ग जी ऐसे मसलों पर बड़ी तल्खी के साथ अपनी राय रखते हैं।
तय है कि शरद पवार के, जिसे हम कौशल कह रहे हैं, उसको किसी और नजरिए से देखने के साथ में श्रवण जी हमारे साथ हैं। समझेंगे श्रवण जी से क्या देख पा रहे हैं वो इस सबको। तो आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम फहमीदा जी से करेंगे, पर उससे पहले दो बयान, एक शरद पवार के और एक उनके कभी लाड़ले रहे भतीजे अजीत पवार के, उन पे एक झलक डाल देते हैं और फिर फहमीदा जी से समझते हैं क्या चल रहा है उनकी पार्टी में और क्या वो समझ पा रही हैं अपने नेता के मन में क्या चल रहा है। पर पहले ये बयान। 20 वर्ष संजय विभागाच्या नंतर आणखी विभागाच्या समाजाची भूमिका मी तरी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळं तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल, पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला है कि मैंने इस्तीफा वापस लेना चाहिए। उसके लिए मुझे 2 से 3 दिन सोचने के लिए वक्त कार्यकर्ताओं को देना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं ने उनका मेरा सुनना चाहिए और ये यहाँ से कार्यकर्ता उठ के अपने अपने घर। तो फहमीदा जी क्या हो गया? जिसको जीवटता का, जिसको जुझारूपन का पर्याय समझा जाता था, वो शरद पवार अपने आत्मकथा के विमोचन के मौके पर अर्जुन की तरह गांडी धरने का ऐलान कर दिए। क्या मोह व्याप्त हो गया उन्हें? भतीजे और बेटी के संघर्ष के कारण से दुखी हो गए, देश के हालात को देखकर प्रसन्न हो गए या दुखी हो गए? कहाँ मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व, क्यों लड़ना है, छोड़ दो। हुआ क्या? पवार साहब को समझने के लिए तो मुझे लगता है अभी तक कोई ऐसा बना नहीं कि उनका दाव कोई समझ सके, लेकिन हम कार्यकर्ताओं को उन्होंने जरूर निशब्द कर दिया है जी। और एक जो बाप रहता है वो अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी निवृत्ति नहीं ले सकता है। और आज हर एक कार्यकर्ता राष्ट्रवादी का बोल रहा है कि पवार साहब को हम निवृत्त होने देंगे नहीं, उनकी जिम्मेदारियों से उन्हें निवृत्त होने देने वाले नहीं है हम लोग। पर फहमीदा जी, आपकी भाषा में और अजीत पवार की भाषा में बड़ा अंतर है। अजीत पवार ने कहा शरद पवार ने उम्र देखते हुए फैसला लिया है, जो भी नया अध्यक्ष होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। तो अजीत पवार तो बड़े आतुर दिख रहे हैं, पवार जी का इस्तीफा तुरंत स्वीकृति ना हो, नया अध्यक्ष भी तुरंत तय हो। ये विरोधाभास है कि अजीत पवार की महत्वाकांक्षा को देखकर ही शरद पवार ने कहा अब छोड़ो, या कुछ और छुड़वाना है अजीत पवार से? देखिए, पार्टी जो है वो कार्यकर्ताओं के दम पे चलती है और आज एक भी कार्यकर्ता नहीं चाहता है कि पवार साहब निवृत्त हो। तो कार्यकर्ता तो पवार साहब को निवृत्ति देने वाले नहीं है, इसके लिए दूसरे अध्यक्ष के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते हैं अभी। तो ये अजीत पवार क्या है फहमीदा जी? वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता वारकर्ता नहीं है, भाजपा के एजेंट है, क्योंकि भाजपा के साथ पहले भी वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जैसा खेल खेले हुए हैं। और आप बता रहे कि एक भी कार्यकर्ता नहीं है जो पवार साहब का इस्तीफा चाहता है। और अजीत पवार ने क्या कहा है? अजीत पवार ने कहा कि नया नेतृत्व देना हमारी पार्टी की परंपरा रही है, तो उसी के तहत आदरणीय पवार साहब ऐसा करना चाहते हैं। किसकी बात माने, आपकी बात माने, अजीत पवार की बात माने? नया नेतृत्व देखिए, जब तक का पवार साहब है, जब तक का एक भी राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता नया नेतृत्व नहीं चाहेगा, उसके बाद में तो ठीक है जो भी निर्णय होगा, लेकिन आज की तारीख में एक भी राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता निवृत्ति पवार साहब को लेने नहीं देने वाला है। फहमीदा जी, आप मेरी बात को एक बार फिर से सुनने की कोशिश कीजिए। मैं बड़े सम्मान के साथ आपकी बात को ग्रहण कर रहा हूं। आपने ये बताया है कि एक भी कार्यकर्ता स्वीकार नहीं करेगा, एक भी कार्यकर्ता तैयार नहीं है। तो मैंने ये जानना चाहा कि ये अजीत पवार क्या हैं? अजीत पवार एनसीपी के कार्यकर्ता हैं कि नहीं हैं? क्योंकि अजीत पवार तो साफ तौर पे बोल रहे हैं, साफ फैसला वापस नहीं लेते। पहले तो बयान उनका ये आया था, मतलब शरद पवार भूले से वापस ना ले लें, ये अजीत पवार ने पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहा, ऐसी सामान्य समझ कहती है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया उम्र हो गई है शरद पवार की, तो इस बात को समझने की कोशिश करें। तीसरी बात उन्होंने कही नया नेतृत्व देना ही चाहिए। अब ये तीन बातें आपकी पार्टी के बड़े नेता रहे माननीय अजीत पवार ने कहा है, तो उनको क्या समझे? आप तो कह रही है एक कार्यकर्ता नहीं चाहता, तो अजीत पवार को क्या समझे? दीपक विजयवर्गीय जी की पार्टी के व्यक्ति हैं या किसी और पार्टी के व्यक्ति हैं? थोड़ा समझाइए ना आप। दादा जो है वो हमारी पार्टी से है और दादा अजीत दादा जो है
पवार साहब के भतीजे भी हैं, पवार फैमिली से ही है। जब पवार साहब ने उनके जो बुक का विमोचन के टाइम पे जी 1960 से ये जो बात शुरू की उन्होंने 1 मई की, तो किसी को भी ये पता नहीं था कि साहब अध्यक्ष पद के राजीनामे की भी बात करेंगे। जी अचानक से उन्होंने जो बात की तो वहीं लोगों को, आधे लोगों को तो पहली बात तो समझ में नहीं आया कि पवार साहब ने ये क्या बात कर दी जी। है। हालांकि वहाँ प्रेस थी, उनको भी समझ में नहीं आया, प्रेस वालों को भी। जब समझ में आया और जब भी दादा ने ये स्टेटमेंट दिया कि देखो पवार साहब का जो निर्णय है वो कार्यकर्ताओं को मानना चाहिए, अभी उनकी उम्र हुई है, लेकिन उसके बाद में कल पूरा दिन गया, आज जो पूरा दिन है, लेकिन कार्यकर्ता हम वहां से वाईबी चौहान से हिले ही नहीं थे। पवार साहब को आराम करने के लिए जब जाने के लिए कहा तो भी कार्यकर्ता जाने को तैयार नहीं थे। इसके बाद में पवार साहब ने खुद कहा कि मुझे 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए, मैं सोच के वापस से कुछ न कुछ निर्णय करता हूँ। तो दादा ने जो बोला था वो पहले दिन बोला था, लेकिन उसके बाद में जो पार्टी और कार्यकर्ताओं का जो सामने सामने उनको रुझाव दिखा कि कार्यकर्ता किसकी तरफ से बोल रहे हैं करके, तो थोड़ा बहुत वहां पे जो इंटरेक्शन हुआ वो आप लोग ने सबने देखा है कि उनका स्टेटमेंट थोड़ा चेंज हुआ है। तो फहमीदा जी मान गए भाई सब नहीं थे, अजीत पवार कुछ और चाह रहे थे। अब दूसरी बात है फहमीदा जी, कि शरद पवार ने ऐसा फैसला क्यों लिया? अपने परिवार के अंदर की महत्वाकांक्षा से दुखी होकर, या कंधे कमजोर हो गए, अब ये बोझ उठाया नहीं जाता इसलिए लिया, या देश की राजनीति में कुछ नया करने का मन हुआ है इसलिए सोचा कि इस पार्टी से निजात लूं, कुछ नया करूं इसलिए लिया? क्या देख पा रही हैं आप, क्यों लिया? देखिए पवार साहब को हमेशा से चाणक्य बोला गया, गेम चेंजर बोला गया है जी। अभी उन्होंने जो ये लिया है, मुझे नहीं लगता कि पवार फैमिली के अंदर का कुछ बात चल रही है, क्योंकि उसके लिए तो पवार साहब सक्षम है। जो इंसान महाराष्ट्र में चाणक्य का जो दर्जा निभा सकता है वो अपने फैमिली में तो कर ही सकता है। ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऑपरेशन लोटस जो चल रहा है उसके लिए कुछ गेम चेंजिंग मुझे ऐसा लग रहा है एज ए कार्यकर्ता मैं जहां तक देख पा रही तो हूँ। फहमीदा जी अब मेरा एक आखिरी सवाल है इस चरण में आपसे, जब आप मान रहे हैं कि पवार साहब को तो देश चाणक्य के तौर पर समझता है, तो चाणक्य की चाल को रोकने की कोशिश आप कार्यकर्ता क्यों कर रहे हो भाई? भाई शरद पवार ने एक चाल चली है, समझ पाना मुश्किल है, और आप सब लोग कर क्या रहे हो? उनकी चाल को विफल कर रहे हो। कैसा काम कर रहे हो आप लोग? क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बिना आदरणीय शरद पवार जी के हम देख ही नहीं सकते हैं। उनके देखो जो भी चाल होगी, लेकिन आज हम राष्ट्रवादी के जो मैं कार्यकर्ता हूँ छोटी सी, उसमें पवार साहब के बिना हम राष्ट्रवादी देख ही नहीं सकते हैं। फहमीदा जी आप कहीं उलझ रही हैं। आपने खुद बताया कि देखो भाई पवार साहब को तो देश के स्तर पर चाणक्य माना जाता है, चाणक्य ने एक चाल चली, आप उन लोगों के उनकी कट्टर सहयोगी हैं, आप सारे कार्यकर्ता पवार जी के प्रति समर्पित हैं, आपका नेता चाल चल रहा है, आप उस चाल में रुकावट डाल रहे हैं। ये दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? आपके संदर्भ में तो संदेह पैदा हो गया, आप सब लोगों के संदर्भ में अपने नेता की चली हुई चाल में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं कार्यकर्ता। ठीक कर रहे हैं ये? नहीं, ये तो अभी मुझे भी मैं निशब्द हूँ इसके लिए और आगे कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि लेकिन राष्ट्रवादी बिना शरद पवार जी के हो ही नहीं सकती है, मेरा यही विधान रहेगा। तो कुल मिला के फहमीदा जी उलझन में पड़ गए, यार हम लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? अब मेरे पास में दीपक विजयवर्गीय जी के पास जाने का मौका है, लेकिन मैं दीपक जी के पास बाद में जाऊंगा। मुझे लगता है एक तटस्थ राय पहले आ जाए तो बेहतर होगा, चर्चा जरा रोचक होगी। तो श्रवण जी आपकी अनुमति से आपके पास आना चाहता और आपसे समझना चाहता हूं, चाणक्य की इस चाल को क्या आप जैसा कुशाग्र पत्रकार समझ पा रहा है, या आप भी निशब्द हैं फहमीदा जी के तहत, उलझ गए फहमीदा जी? क्या मतलब हम लोग कहाँ क्या कर रहे हैं? तो आप थोड़ा बताएं श्रवण जी। पवार पराजय को जय में बदलने की कोशिश कर रहे हैं परिवार के स्तर पर, या कुछ और रच रहे हैं? क्या देख पा रहे हैं? देखिए मैं जो देख पा रहा हूँ हिमांशु जी, वो ये है कि पवार साहब की जिंदगी का ये बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट है जी। वो 83 साल के हो गए हैं और उनके इस्तीफे को या उनकी इस्तीफे की धमकी को हम, बाला साहब ने किसी समय जो इस्तीफा दिया था
1992 में दिया था एक बार। जी। उसके पहले आर के हेगड़े के की कहानियां हैं कि वो कई बार दे चुके थे। और फिर ये जो श्रीमती सोनिया गांधी का है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि उसके सूत्रधार तो पवार साहब खुद थे जी। और सोनिया जी को मना लिया गया था। देखिए, मैं पवार साहब के इस्तीफे में कई चीजें देखता हूं। मैं एक चीज नहीं देखता हूं। सुप्रिया सुले ने पिछले महीने एक बात कही थी कि 2 बड़े विस्फोट होने वाले हैं, जी। अगर आप गौर करें तो। बिल्कुल। और एक महाराष्ट्र में होगा और एक दिल्ली में होगा। महाराष्ट्र का हो गया है, जब दिल्ली का होगा तब फिर आपके साथ फिर बैठना पड़ेगा एक बार, क्योंकि दिल्ली का तो और बड़ा होने वाला है। ये एक बड़ा, बहुत भारत की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षण है। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के 48 सीटें हैं। पवार साहब ने जो किया है वो बहुत, अगर आप 2 चीजें देखें, जी। सुप्रिया सुले का जो बयान है वो देखें, और अगर आपके पास समय हो तो उस वीडियो को देखें। बहुत संक्षिप्त वीडियो है जिसमें पवार साहब के बोलने के साथ ही कैमरा जो है कई लोगों पर घूमता है, जी। और वो जो कार्यकर्ता हॉल में बैठे उनके चेहरों पर भी जाता है। और प्रतिभा ताई, जो उनकी पत्नी है, जो बहुत कम आती हैं बाहर, शायद जीवन में 3-4 बार ही मंच पर बैठी होंगी, उनके चेहरे पर भी आता है। और अजीत पवार के चेहरे पर भी आता है, और उनके पास जो बैठे लोग हैं उनके चेहरे पर भी आता है। जी। आपने अजीत पवार का एक जो वीडियो अभी दिखाया, आप उसको खुद देखिए फिर से कि किस तरह से हड़बड़ाए हुए, जी। वो बोल नहीं पा रहे। आप चाहें तो दर्शकों के लिए फिर से दिखा सकते हैं। जी। और वो जो वीडियो है, पवार साहब जब बोल रहे हैं, उस समय सबसे ज्यादा परेशान कोई आदमी है तो वो अजीत पवार है। पवार जी के प्रसंग को, उनके द्वारा जो किताब लिखी गई उसके जो 2 चैप्टर्स हैं उसके संदर्भ में आपको देखना पड़ेगा। जी। उसमें एक चैप्टर है, वो उद्धव ठाकरे की आलोचना की है, उनके नेतृत्व की आलोचना की है जी। कि उन्होंने जब विद्रोह हुआ तो कितने, मतलब हथियार डाल दिए। अगंभीर हथियार डाल दिए, चले गए बिना लड़े, और उनकी कार्यकुशलता के बारे में टिप्पणियां की है और बाला साहब से तुलना की है उनकी। जी। दूसरी टिप्पणी उन्होंने अजीत पवार पर की है, जी। और काफी तीखी टिप्पणी की है कि किस तरह से उन्होंने 2019 में हड़बड़ी दिखाकर चले गए थे। और उसमें उन्होंने कहा है कि यह माना गया था कि मेरा इनको समर्थन है, जी। जो कि नहीं था। देखिए, ये पूरे प्रसंग को जो हुआ है बहुत ही इस माने में देखना चाहिए। ये हमारी बहन फाहमीदा नहीं कह रही हैं, पर कहना चाहिए कि इसमें भारत की राजनीति के बहुत सारे सूत्र छुपे हुए, रहस्य छुपे हुए। इसमें परिवार भी छुपा हुआ है कि वो अपने सामने, आंखों के सामने अजीत पवार और उनके 10, 12, 14 लोगों को ये बताना चाहते थे कि आप गलत फहमी में हैं कि एनसीपी को तोड़ पाएंगे। आप देखिए कि वो पूरे के पूरे प्रसंग में, ये पूरा जब हो रहा है तो चर्चा में रोहित पवार आते हैं, जो कि उनके बड़े भाई के ग्रैंडसन हैं। जी। उनका नाम आता है एनसीपी के, और जो छगन भुजबल आदि जो प्रपोज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं
कि नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है सुप्रिया होना चाहिए और राज्य के मामले में अजीत पवार को कोऑर्डिनेटर। देखिए ये तीन चीजें इसमें सिद्ध होती हैं। जी एक तो पवार साहब ने एकनाथ शिंदे की सरकार को बचा लिया, जी मतलब महाराष्ट्र में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं होने दी। जी दूसरा, उन्होंने अजीत पवार के हाथ पैर दोनों बांध दिए और मुंह पर लगाम लगा दी। जी और तीसरा, आपकी जो प्री पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसको ये संदेश दे दिया कि आपको कोई तोड़फोड़ नहीं करने दी जाएगी मेरी पार्टी में, और आप एनसीपी को बिल्कुल नहीं तोड़ पाएंगे, एनसीपी इंटैक्ट रहेगी। इंटैक्ट रहेगी। श्रवण जी ने काफी कुछ विश्लेषण दे दिया है। किशोर जी हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, पर किशोर जी मेरे को 2 मिनट का समय दें। मैं एक बार, माननीय श्रवण जी ने कहा है मेरी प्रिय पार्टी, तो मैं अपनी प्रिय पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद दीपक विजयवर्गीय जी से संवाद कर लूँ। श्रवण जी ने ऐलान कर दिया है, कुछ भी कर लो, अजीत पवार ही ले सकते हो जैसे पहले लिए थे, एनसीपी नहीं ले सकते। पवार जी ने संदेश दिया है, संदेश ग्रहण कर लिए दीपक जी, या अभी भी उम्मीद के साथ है कर देंगे काम तमाम एनसीपी का? पहली बात तो ये कि सारा का सारा खेल है, उससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं। ये सारा का सारा खेल एनसीपी के अंदरूनी द्वंद्व का है। और एक जैसे मिनट हर रोकना पार्टी- चाहूंगा दीपक विजयवर्गीय जी, कहीं तो अपने हाथों को स्वीकार किया कीजिए। आप कैसे कह दिए ये सब कुछ अंदर का है? अजीत पवार और शरद पवार को कभी अलग अलग देखा ही नहीं दिया। आप ही हैं जिन्होंने देश को बताया कि चाचा भतीजा अलग हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में आपने शपथ कराई माननीय अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर, तो आज वो जो दरार आपने डाली थी वो लोगों को खाई के तौर पर दिखाई दे रही है। और दीपक जी, आपने इतनी मासूमियत से कह दिया, अरे हमारा कोई हाथ नहीं, वो फावड़ा, वो गेंती, वो कुदाली सब आप ही की तो दी हुई थी। कैसे इंकार कर दे रहे हैं दीपक जी आप इतनी मासूमियत के साथ? अजीत पवार संदेह के दायरे में किसके कारण है? आपके कारण। अजीत पवार अभी भी कहां जा सकते हैं? इसकी हवा में जो बातें चल रही हैं आपके पास, और फिर भी आपने इतनी मासूमियत से कह दिया हमारा कुछ नहीं। सब कुछ आपके द्वारा होता है, फिर भी आप कह कैसे लेते हैं हमारा कुछ नहीं? कि पहली बात तो फहमीदा जी ने जो कुछ कहा था जी कि शरद पवार जी चाणक्य हैं, जी और मैं भी इसको मानता हूं जी कि शरद पवार जी इस देश में राजनीति के चाणक्य हैं। जी इस देश की राजनीति में पिछले 100 साल में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जिसने लगातार 45 साल तक उस प्रदेश के 20-22% वोट बैंक को या विधायिका को कंट्रोल किया हो 45 साल तक। जी। गांधी परिवार में भी कोई नहीं हुआ, हमारी पार्टी में भी कोई नहीं हुआ, वहीं कोई किसी राज्य में नहीं हुआ। और कांग्रेस को तोड़ के अलग हुआ, कांग्रेस से लगातार 45 साल से खेल रहा है कोई व्यक्ति, ऐसा भी कहीं नहीं हुआ। जी वो चाणक्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये होती है कि कोई, जैसे हम गांव में चौधरी देखते हैं, बहुत सारे समस्याएं सुलझाने वाले देखते हैं, अपने घर की जब समस्याएं होती हैं, अपने घर की जब जमीन जायदाद का बंटवारा होना होता है, तो आप गांव भर की समस्याएं सुलझा सकते हैं, लेकिन घर की जमीन जायदाद का बंटवारा करना किसी भी चौधरी के लिए इतना आसान नहीं होता। पिछले 10-12 सालों से जब से सुप्रिया सुले राजनीति में आई हैं, तो उनके परिवार का संकट लगातार गहराता जा रहा है, और कुछ परोक्ष चलता रहा, कुछ प्रत्यक्ष चलता रहा। लेकिन अब सब जानते हैं कि कोई भी नेता, चाहे उसका जो बच्चा, बेटा है या बेटी है, वो राजनीति में कितने ही नौसिखिए हों, भतीजे या भाई से कितने ही जूनियर हों, लेकिन विरासत तो बेटा या बेटी को ही जाएगी। ये हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है, और उत्तर प्रदेश के अलावा हमने आंध्र प्रदेश में देखा था कि किसको विरासत जाने वाली, उन दूसरी पत्नी को कि दामाद को कि बेटे को, तो अंततः इसने विरासत लेनी तो उसने ले ली। ये हमने तमिलनाडु में भी देखा। अरे आप कि कहाँ किस इधर तरह उधर से- जा रहे हैं? महाराष्ट्र में देखिए ना, माननीय ठाकरे साहब ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के चक्कर में पार्टी का बंटवारा कर दिया। कहाँ आप इधर उधर घूम गए दीपक जी? हर एक उम्र के बाद जब नेता जब अपने आप में एक आभा मंडल के साथ और किंवदंतियां गढ़ देता है, जी। लेकिन उम्र के उस पड़ाव पे पहुंचता है जब उसको विरासत आगे बढ़ानी होती है। जी आज शरद पवार जी को अपनी बेटी को विरासत सौंपनी है, जी। लेकिन दिक्कत यह है, मैं जी तो आप 2 मिनट में समझता हूँ लूंगा। दिक्कत यह है कि शरद पवार जी 52 ईयर्स के हैं, चीजें हैं,
वो जो जमीनी राजनीति है, जमीनी राजनीति मतलब किस मंडल या ब्लॉक का अध्यक्ष कौन है, विधायक कौन है, जिले का अध्यक्ष कौन है, जिले के पदाधिकारी कौन है, जिले के प्रमुख नेता कौन है, ये जो कम्युनिकेशन होता है ये सारा का सारा अजीत पवार के पास है और असली पकड़ इसी के जरिए होती है। लेकिन अब सारा जो करिश्मा है वो बड़े पवार साहब के, शरद पवार साहब के पास। अब उस करिश्मा और पकड़ के का जो द्वंद्व है लगातार चल रहा है, लेकिन अब शरद पवार इस द्वंद्व को बहुत टाल नहीं सकते हैं और इसीलिए उन्होंने ये खेल रचा है। मैं समझता हूं कि अजीत पवार के भाजपा में आने और इस तरह की जो स्टोरी चल रही है ये सारी की सारी शरद पवार की खड़ी हुई है और मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कोई बात। और मैं समझता हूं दीपक जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपको रोकते हुए एक सवाल करना चाहता हूं, फिर किशोर जी के पास जाना चाहता हूं। ये हमारे यहाँ कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। आपने अजीत पवार जमीनी नेता हैं, 35 साल से काम कर रहे हैं, मंडल के स्तर पर जानते हैं, इस स्तर पर जानते हैं, इस भरोसे के साथ में तो ब्रह्म मुहूर्त में शपथ कराई थी, बहुत मेहनत की, अजीत पवार के साथ एक विधायक ना बिठा पाया, तो दूध से जले थे। इसके बावजूद भी अजीत पवार पे दांव लगा के एक बार फिर एनसीपी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। पवार जी ने फिर पावर दिखा दिया। तो भलाई आपकी इसी में है कि आप मान लो कि चाणक्य से उलझना नहीं चाहिए, मानेंगे आप? हम कहीं नहीं उलझे हैं। उस समय अजीत पवार आए थे कि विधायक हमारे साथ थे, हमने मान लिया जी। अब लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो पार्टी के भीतर की हैं। शरद पवार खुद उनको सुलझाएंगे और जिस तरह से निपटेंगे वो उनका विषय है, लेकिन वो चाणक्य हैं, वो अपने तरीके से सुलझाएंगे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो किसी तरह अजीत पवार को रास्ते से अलग करना चाहते हैं, ये मोटी बात है। तो कुल मिलाकर और उनके इस अलग करने में आप अपनी संभावनाएं देख रहे हैं, ये स्पष्ट बात है। तो दीपक जी इस संभावना के साथ है, लेकिन किशोर जी के पास मैं आता हूं और किशोर जी से जानना चाहता हूं, लोग अनुभव से सीखते क्यों नहीं है? किशोर जी, शिवसेना का बेड़ा गर्क हो गया, जमीनी स्तर पर काम करने वाले राज ठाकरे की जगह उद्धव ठाकरे पर बाल ठाकरे की आसक्ति ने पार्टी को कहां से कहां ले जा दिया, ऐसे तमाम राजनीतिक विश्लेषक महसूस करते हैं। ये शरद पवार को क्या जिद्द? अजीत पवार ने इतने समय तक सेवा की, अजीत पवार ने संगठन बनाने में सहयोग किया, ऐसा दीपक विजयवर्गीय ने आपको बताया ना। देखिए कितने उदारता के साथ, चाणक्य बताते हुए भी बताया कि देखो अजीत पवार ने कितना काम किया, पर शरद पवार हैं, अजीत पवार को वो स्थान और सम्मान देने के लिए तैयार नहीं है। लोग अनुभव से सीखते क्यों नहीं? किशोर जी ऐसे पूछ रहे जैसे फहमीदा जी को पूछ रहे। अरे हिमांशु जी, 5 साल पहले तो हम इनके खिलाफ थे, अभी हम 4 साल से तो हैं साथ में, 3.5-4 साल हो गए जी। अभी मैं आपको बोलता हूं कि जो परिस्थितियां हैं जी, उसके अंदर हमको ये यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि हमको चाणक्य के सेवाएं 24 में मोदी जी को हटाने के लिए चाहिए जी। लेकिन बीजेपी क्या चाहता है कि दीपक विजयवर्गीय को ये बराबर मालूम नहीं है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद बीजेपी जो सत्ता के लिए लोलुप्त है वो चर्चा चालू कर दी थी जी। और ईडी सीबीआई फिर से सक्रिय हो गए थे महाराष्ट्र में, और जैसे प्रयोग हमारे से हुए वैसे उनपे भी चालू हो गए थे। तो अभी ये जो संक्रमण का पर्व है, जैसा श्रवण जी ने कहा, तो ये संक्रमण का पर्व है, समय है। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ये तो 288 सीटें लड़ने के बाद 200 सीटों पर अपनी सीटें जमा के बैठी है और 44 सांसदों पे। तो श्रवण जी ने बराबर बोला कि बीजेपी को तो चिंता होनी चाहिए जी, और बीजेपी के पास एनडीए के मेंबर खत्म हो गए जी। तो वो चाहते हैं कि कहीं पाला न बदल ले या एनसीपी पहले निकाल ले, फिर ओरिजिनल एनसीपी डिक्लेयर कर दे, जैसे एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ सीखने तो तैयार नहीं है आप, एकनाथ शिंदे के साथ अब एकनाथ शिंदे ही रह गए। और देखो कैसे 2 समीकरण है, ठाकरे यानी शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे और उसके बाद उद्धव ठाकरे। हाँ, ये तो सिद्ध हो गया। अब पवार यानी एनसीपी जी, अब ये भी सिद्ध हो गया। देखो फहमीदा जी को ये बात तो मान लेनी चाहिए कि 83 साल के है और नए संगठन में नए चेहरों को जगह मिलनी चाहिए, लेकिन मुझे पूछेंगे ना तो मैं शिवसेना का वो नेता हूं जो चाहता है कि 24 में मोदी मुक्त भारत हो और महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो गंदी हरकत की उसका हम चुस्त दुरुस्त बदला ले चुके। तो इसके लिए हमको शरद पवार जी की जरूरत है। अब क्यों जरूरत है? शरद पवार जी ने एनसीपी बनाया, श्रवण जी समझ लो। आज इन्होंने जब एनसीपी बनाया तो ये कभी भी बीजेपी वालों के साथ नहीं गए। इनकी विचारधारा सेकुलर रही और इनको फॉलो करने को, जैसे इनके स्ट्रांग फबीदा जी है, ऐसे कई स्ट्रांग मुस्लिम चेहरे इन्होंने फेंके, दलित चेहरे सामने रखे, आदिवासियों के नेता बने और ओबीसी के सबसे बड़े नेता। और जब कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी को पहले कुबड़ियां देने वाला बड़ा शिवसेना जब एक जगह आ गई तो बीजेपी का बचना मुश्किल हो गया। तो बीजेपी ने शिवसेना निकाली, शिवसेना में के लोगों को त्रस्त कर कर अपने तरफ लिया, फिर उनको सिंबल दे दिया, अब तो पार्टी का नाम भी दे दिया, लेकिन वलय उद्धव ठाकरे के पास ही रहा, वैसे वलय शरद पवार जी के पास। किशोर जी, मुझे मैं बहुत विनम्रता से आपसे जानना चाहता हूं, आप पवार की प्रशस्ति में इतनी बातें कहे जा रहे हैं, पवार जी ने ये किया, पवार जी ने ये किया, पवार जी ने ये किया, और उन पवार जी ने क्या लिख दिया किताब में कि जिसको आप अपना नेता मानते हो ना, उद्धव ठाकरे, उसने दरअसल कुछ नहीं किया। एक लड़ाई लड़नी थी, वो लड़ाई भी उससे नहीं लड़ी गई और इसलिए हमारी सरकार का बेड़ा गर्क करा दिया। क्या बोलते हो? मैं भी सीनियर ही हूं, तो अभी मैं बताता हूं शरद पवार जी की व्यक्तिगत राय। उन्होंने अजीत पवार के बारे में भी बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमारे पार्टी में भी बहुत बड़ा दड़ा है और महाविकास आघाड़ी में भी बहुत बड़ा दड़ा है कि अगर उद्धव ठाकरे अपनी पद नहीं छोड़ते तो शायद ऐसा, तो उद्धव ठाकरे ये प्रिंसिपल के पक्के। जब उनके नाम से चुन के आए लोग उनको छोड़ के चले गए, उन्होंने बोला मैं जनता में जाऊंगा, और वो जनता में जा रहे हैं। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे अपनी साख क्या है ये बता के रहेंगे। उद्धव ठाकरे ने प्रबोधनकार ठाकरे की लाइन ली है और शरद पवार जी हमको चाहिए, ये हम दबा के बोल रहे हैं। इसके कारण बता रहा हूं मैं कि हमको अंबेडकर फुले वाला समाज चाहिए। अच्छा, तो फिर जाके ये बताइए किशोर जी, क्या है हम उद्धव ठाकरे बनाम पवार में तो उलझना नहीं चाहते, पर आप सब पवार जी के संदर्भ में ये कह के ही निकल जाना चाहते हो भाई वो तो चाणक्य हैं, पर विश्लेषक तो आप भी हैं, चाल तो बताओ। पवार जी ने इस्तीफा क्यों दिया, किसको निपटाने के लिए दिया? या तो उनका राजनीति से मन भर गया या उन्हें निपटाना था। अजीत पवार को निपटाने के लिए दिया, भाजपा को निपटाने के लिए दिया, शिवसेना को निपटाने के लिए दिया, किसको निपटाने के लिए दिया ये तो बताओ। हमारे मन मिलाप हो चुका है और महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट रखने का है और उनकी सेवाएं हमको चाहिए। लेकिन एक बात आपने बोला, उन्होंने ये स्टेज क्यों ली? अरे किसी भी नेता को, बाला साहब ठाकरे ने एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया था उद्धव ठाकरे को, अपना उत्तराधिकारी पहले ही डिक्लेयर कर दिया। अब वैसा शरद पवार जी करना चाहते हैं तो गलत क्या है? अरे परिवार को भी चिंता है ना। आज वो महीने में 25 दिन टूर करते और उनकी सेवाएं एग्जीक्यूटिव रैंक से लेने से अच्छा भारत के लिए एक चाणक्य बोलकर ली जाए, ऐसी इच्छा है तो क्या गलत है? और शरद पवार जी ने कभी नहीं कहा कि मैं तो संन्यास ले रहा हूं, जो आप जैसा लिख डाला। उन्होंने बोला कि पार्टी का मैं प्रेसिडेंट नहीं रहना चाहता हूं, लेकिन उसी वक्त कह दिया राजनीति में रहना चाहता हूं और राजनीति में जो गलत ताकतें आ गई है उनको अपनी जगह भी दिखाना चाहता हूं। तो शरद पवार जी ये बहुत ज्यादा बड़ी खेल रहे। अभी आपने बोला कि बीजेपी उनके पार्टी पे डोरे डाल रही थी, तो बीजेपी के तो धंधा ही बन गया है। बीजेपी के पास खुद नहीं है कोई नेता, एक वो इंपोर्ट ही करते रहते हैं। तो अभी अजीत पवार को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नागपुर में जो मीटिंग हुई जिसमें अमित शाह थे, मोहन भागवत जी थे, एकनाथ शिंदे थे और देवेंद्र फडणवीस थे, वहां उन्होंने निर्णय ले लिया है। एकनाथ शिंदे को बोला है बाबा कि तुमको जनता ही डब्बी की आग में डालेगी, हम नहीं डालेंगे। तो बेचारे छुट्टी पे गए वाले अब काम करेंगे ऐसा लगता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो निकम्मी सरकार लाई विजय वर्गीय जी, इसका क्रेडिट आपको ही जाएगा। शायद भारत की सत्ता भी तुमको छोड़नी पड़ेगी। शरद पवार तो अपनी पार्टी को का संकट वगैरह उलझा लेंगे। शरद पवार उतने समर्थीय है, लेकिन बीजेपी जो उटपटांग करने को जा रही थी उनके पार्टी को,
उसको तो टॉस कर दिया उनको टॉस कर दिया। तो किशोर जी इस नतीजे के साथ में है कि भाजपा सेंधमारी कर रही थी एनसीपी में, पवार ने ऐसा दांव चल दिया है कि अब उनकी पार्टी सुरक्षित रहेगी। जो काम उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी के संदर्भ में नहीं कर पाए सुरक्षित रखने का, किशोर जी को भरोसा है हमारी पार्टी भले ही सुरक्षित नहीं रह पाई लेकिन पवार जी सुरक्षित रख लेंगे। मैं वापस फहमीदा जी के पास आता हूँ, और फहमीदा जी जिन्हें आप दादा 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 कह के संबोधित कर रही थी, बाकी 3 पैनलिस्ट उनको खलनायक 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 ऐसा ही जता रहे हैं। कैसा महसूस कर रही हैं आप? जिसको आप अपना नायक समझा करते थे, वक्त ऐसा बदल रहा है, वो खलनायक के तौर पर दिखाई दे रहा है, और जिसको मसीहा के तौर पर देखते थे, वो मसीहा उस खलनायक से निपटने के लिए इस्तीफे की तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। क्या कहती है फहमीदा? देखिए, अभी बीच में 15-20 दिन से पहले महाराष्ट्र में सीएम के पोस्टर्स लगे थे कि जिसमें दिखाया गया था कि अजीत दादा सीएम बनने जा रहे हैं, बराबर है जी। वहां से ये शुरू हो गया कि वापस से क्या दादा बीजेपी में जाएंगे। लेकिन अभी हमारे माननीय अदालत का जो चंद्रचूड़ जी है, उनका फैसला आना शिवसेना के ऊपर बाकी है जी। शिंदे गट की शिवसेना की बात कर रही है जी। अगर वो 16 जन निलंबित होते हैं और वापस से अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनती है, तो जैसे बीजेपी ने उद्धव ठाकरे जी से वादा किया था कि 2.5 साल आपका सीएम पद रहेगा, 2.5 साल बीजेपी का सीएम पद रहेगा, उसी तरीके से 2.5 साल शिवसेना का तो मिल गया है अपना सीएम पद। बीजेपी को वहां कुछ भी नहीं मिला है, और इसी वजह से वापस अगर 2.5 साल राष्ट्रवादी को मिलता है तो दादा सीएम बन जाएंगे। इसीलिए जो बोल रहे हैं कि दादा बीजेपी में जाएंगे, तो कल वज्रमुठ की जो सभा थी मुंबई में, वहां आप देखेंगे उद्धव ठाकरे जी के साथ में नाना पटोले जी भी थे और अजित पवार जी भी थे। तीनों की तीनों एकजुट थे, और जो महाराष्ट्र की जनता का प्रतिसाद उनको नागपुर में मिला, उससे भी डबल प्रतिसाद उनको मुंबई में मिला है। इसके लिए आप जो बोल रहे हैं दादा दादा, तो दादा ने ऐसा तो नहीं ऐलान किया है ना अभी सुबह 4 बजे के जैसा कि मैं जा रहा हूँ बीजेपी से। उन्होंने सिर्फ यही बोला था कि मैं सीएम बनना चाहता हूँ और मैं बन सकता हूँ, और वो क्वालिटी दादा के अंदर है। और ये जो आप ये क्षमता दादा के अंदर है और दीदी के अंदर। सुप्रिया सुले ने अपने आप को ऐसा कुछ साबित नहीं किया फहमीदा जी, जिसमें लगे कि शरद पवार जिस क्षमता के साथ में महाराष्ट्र का नेतृत्व किए, सुप्रिया सुले में भी वैसी कोई प्रतिभा है, वैसा कोई हुनर है, वैसी कोई काबिलियत है। आपको लगती नहीं? अजीत पवार में लगती है? नहीं, ताई भी तो लोकसभा में है ना। ताई लोकसभा में आज जो महाराष्ट्र के लिए जितने सवाल उठाती है, उतना मुझे लगता नहीं कि कोई भी लोकसभा के सांसद उठाते होंगे। महाराष्ट्र का हर एक तबके का, लेकिन छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, कोई भी जाति का मुद्दा है, हमारी ताई सामने खड़े रह के डट के उसका सवाल उठाती है। तो ताई में भी वो क्षमता है। लेकिन मैं बोल रही हूँ ना कि पवार साहब का जो गेम रहता है, वो उनके दाएं हाथ का गेम बाएं हाथ को भी पता नहीं रहता है। इसीलिए उनको गेम चेंजर भी कहते हैं और चाणक्य भी कहते हैं। तो अभी ये जो गेम है वो 2-4 दिन का टाइम मांगा है, तो उसके सामने आ जाएगा सबके। नहीं तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि जो गेम खेला गया है उसमें भतीजे का खेल हो जा रहा है? ये आपको दिखाई नहीं दे रहा फहमीदा जी? नहीं, देख, मैं आपको वही बोल रही कि दादा ने ये नहीं कहा है। मैं फहमीदा जी फिर आपको रोकता हूं, आप समझने की कोशिश। श्रवण गर्ग जी जैसा मूर्धन्य पत्रकार यहां कार्यक्रम में बैठकर खलनायक के तौर पर अजीत पवार की प्रस्तुति कर देता है। माननीय किशोर तिवारी जी हैं, वह भी अजीत पवार को लेकर एक पिक्चर बना दे रहे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी तो बता ही दिए हैं जो कुछ भी है अजीत पवार का है, हमारा कुछ नहीं है। तो आपसे जानना चाहता हूं कि जो आप पवार जी की कायल रही हैं, सीनियर पवार शरद पवार की, पवार जी ने गेम लगा दिया अजीत पवार का। अजीत पवार ने जो काम 2 साल पहले पार्टी के संदर्भ में करना चाहा था, उसका पूरा बदला ले लिया है। जो अजीत पवार उतारू होके बोले थे, साहब फैसला नहीं बदलते, वही अजीत पवार कहने के लिए तैयार हुए, साहब 2-3 दिन के लिए तैयार हो गए हैं, विचार करेंगे। क्या कहती हैं आप? अजीत पवार का काम लग गया? नहीं, अजीत दादा का काम नहीं लगा है। देखो, उन्होंने जो बात कही थी, लेकिन जब अध्यक्ष पद से राजीनामा ताबड़तोड़ दिया पवार साहब ने, उसके बाद जो कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होकर जो कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया है कि हम पवार साहब को कभी भी निवृत्त होने नहीं देंगे,
तो अजीत दादा को ये तो पता चल गया कि कार्यकर्ता के थ्रू ही पार्टी चलती है। एक अभी ताजा उदाहरण शिवसेना का है। तो अगर दादा ने कुछ सोचे भी होंगे तो अभी तो दादा सोच रहे होंगे कि मुझे एकनाथ शिंदे नहीं बनना है। तो कुल मिला के फहमीदा जी को समझ में आ गया, सीनियर पवार ने जूनियर पवार को उसकी हैसियत का अंदाजा एक बार फिर करा दिया। तो दीपक विजयवर्गीय जी, वापस आपके पास लौट कर आता हूँ। लोग कह रहे थे ऑपरेशन लोटस फिर चलाने की कोशिश कर रहे थे, अब लोग इस आकलन के साथ हैं। इस बार तो ऑपरेशन चलने से पहले ही फेल कर दिया पवार जी ने। पिछली बार कम से कम इतनी कॉलर खड़ी की थी कि अजीत पवार नाम का एक शख्स आया था, उसने शपथ भी ली थी। अब की बार तो एक आदमी के भी लाले पड़ गए। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं फिर अपनी बात कहूंगा जी कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को अजीत पवार या किसी विधायक या उनकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी सरकार चल रही है और बहुत अच्छी चल रही है जी। जो सुबह 5 बजे की शपथ ग्रहण की आप चर्चा करते हैं, वो परिस्थितियां अलग हैं और आज अलग हैं। दूसरी बात यह है कि अजीत पवार जी किसी तरह एनसीपी में बने भी रहना चाहते हैं और शक्तिशाली बने रहना चाहते हैं। मुझे जो लगता है कि शरद पवार इस मौके पर पूरी ताकत के साथ सुप्रिया सुले जी को अध्यक्ष भी बनाकर मानेंगे और वो चाहते हैं कि अजीत पवार को इनडिसिप्लिन कर दें, ताकि क्योंकि इस एनसीपी के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है जी। और अजीत पवार ने कोई इनडिसिप्लिन किया और उनको पार्टी से निकाला, भले वो 10 विधायक ले जाएं, 20 विधायक ले जाएं, क्योंकि ये कहना कि उनके पास कोई पावर नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। अजीत पवार के पास भी फॉलोइंग है, एनसीपी की फॉलोइंग है, लेकिन वो निश्चित तौर पर शरद पवार से बहुत कम है। शरद पवार के करिश्मे के सामने उनका कोई करिश्मा नहीं है और जो कुछ भी गठजोड़, जो जातीय अलायंस या मराठा जो राजनीति है, उसमें जो पकड़ शरद पवार की, अजीत पवार की नहीं है। वो तो अजीत पवार किसी तरह बना रहना चाहते हैं। दीपक जी, एक सवाल करना चाहता हूं बहुत विनम्रता से। आपको कुछ आत्मग्लानि है, कुछ पश्चाताप है, कुछ प्रायश्चित करने का मन है? ये अजीत पवार तभी से संदेह के दायरे में आए जब से आपने रात के अंधेरे में शपथ उनकी उप मुख्यमंत्री की कराई। उससे पहले तो कभी ये विवाद आता नहीं था। लोग निर्विवाद रूप से शरद पवार के बाद अजीत पवार को देखते थे। ये क्या आपने उनके अंदर ललक पैदा की? क्या ऐसा प्रलोभन दिया? ये बताइए ना। आज आप ही यहाँ कार्यक्रम में बैठ के बोल रहे हैं अजीत पवार कहीं पार्टी से ना निकाल दिए जाएं, अजीत पवार किसी लायक नहीं है, जितने भी लायक है पर शरद पवार के मुकाबले किसी लायक नहीं है। आपको अपराध बोध नहीं है कि क्या हालत कर दी आपने अजीत पवार की? ऐसा है कि अजीत पवार और सुप्रिया सुले का जो द्वंद्व है ये बहुत पुराना है और भाजपा के साथ अजीत पवार के कथित आने के समय से मैं समझता हूँ 5-7 वर्ष पुराना है। और जिस दिन सुप्रिया सुले आई थी उसी दिन तय हो गया था कि अजीत पवार की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अजीत पवार का जो भविष्य है वो कहीं न कहीं अंधकार में है। लेकिन अजीत पवार की जो पावर और पकड़ थी इस पार्टी के भीतर, इसलिए वो अपना खेल लगातार खेलते रहे, बनाए रखने की कोशिश करते रहे। लेकिन राजनीति के खेल में, जैसा मैंने अगर दूसरे राज्यों का जिक्र करूंगा कि तमिलनाडु में किस तरह पलटियां खाती हैं या आंध्र प्रदेश में किस तरह पलटी खाई परिवारजनों के बीच में, ये हमें अभी देखना बाकी है। शरद पवार निश्चित तौर पर चाणक्य हैं, लेकिन खेल अगला क्या होगा ये अगले 4-5 वर्षों में क्लियर होगा। मैं आपको अपना मत बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर ये बाहर भी कर देते हैं अजीत पवार को आज की तारीख, तो मराठा वोट बैंक में कहीं ना कहीं कुछ सेंध अजीत पवार जरूर लगाएंगे अगले चुनाव में, और वो किस रूप में होगी, किस स्थिति में होगी, ये अगले चुनाव में तय होगा। अगले चुनाव में तय होगा। मैं श्रवण जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। क्या आप जिम्मेदार नहीं मानते कि अजीत पवार के उज्जवल भविष्य की संभावनाओं को रात के अंधेरे में तब्दील कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने? आज अजीत पवार की जो हालत है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? दीपक विजयवर्गीय जी चाहते हैं कि उन्हें किसी भी रूप में या उनकी पार्टी को जिम्मेदार न माना जाए। आप भी इतना ही इनोसेंट मानते हैं इनकी पार्टी को? आप भी इत्तेफाक रखते हैं जो कुछ भी है अजीत पवार का अपना किया धरा है? भाजपा की इसमें कहाँ कोई भूमिका है? श्रवण जी देखिए, मैं एक तो आपके दर्शकों के लिए ये सफाई देना चाहता हूं कि मैं शरद पवार को खलनायक नहीं मानता हूं। आपने मुझे शरद पवार को नहीं, अजीत पवार के संदर्भ में बात की। शरद पवार को कहां से खलनायक की बात आ गई? अजीत पवार इस पूरे मसले की जड़ हैं जिसके चलते शरद पवार ऐसी चाल चल रहे हैं, इतनी सी बात है। हाँ बिल्कुल हैं, खलनायक हैं जी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो सभी लोगों की ऐसी हालत करती है। उन्होंने
सचिन पायलट की भी यही हालत की जी राजस्थान में, और जो अजीत दादा की यहाँ महाराष्ट्र में है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो 2014 के बाद से जो काम होता है, जो राजनीति होती है, वो अलग होती है। विजय वर्गीय जी ने एक बात और कही कि ये जो पूरा है भाजपा की कहानी, ये शरद पवार की गढ़ी हुई है। ये बड़ा आश्चर्यजनक बयान है कि मतलब काफी बड़ा आरोप है कि ये जो कहानी है बीजेपी की को लेकर, वो पूरी शरद पवार के द्वारा गढ़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा दीपक जी से हम जानना चाहेंगे कि वो, देखिए मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण ये है हिमांशु जी, जी। जैसा किशोर जी ने कहा, आपके दर्शकों को बताया, इसमें दो चीजें हैं जो हमको समझना चाहिए, जो मैं समझ रहा हूं, मतलब आप समझें कि नहीं समझें या आपके श्रोता क्या मानते हैं। एक तो किशोर जी ने कहा कि अपने पूरे राजनीतिक जीवन में शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी कोई गठबंधन नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका भतीजा जो 2 दिन पहले ये कहता है, शरद पवार की घोषणा के 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, कि महाराष्ट्र में एनसीपी सरकार बनाने को तैयार है और वो मुख्यमंत्री बनने को तैयार है, 2 दिन पहले की बात है जी। इसका मतलब यह है कि अजीत पवार को यह पता नहीं था कि शरद पवार क्या करने वाले हैं। अगर पता होता तो अजीत पवार इस तरह की बात नहीं करते हैं। जी। तो अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिले, उसके साथ मिलकर सरकार नहीं बनाए, वो बनाने का मतलब था कि पूरे देश में विपक्षी एकता को के जो प्रयास शरद पवार कर रहे थे, और शरद पवार को एक पिलर के तौर पर, एक पोल के तौर पर विपक्षी पार्टियां मानती हैं 2024 के लिए, उस पूरे के पूरे खेल को खत्म कर देना। जो किशोर जी ने भी कहा कि 2024 तक शरद पवार की जरूरत है। अजीत पवार ने खुद ने कहा है कि एकनाथ शिंदे के 16 लोगों को अगर डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है तो भी महाराष्ट्र की जो वर्तमान सरकार है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका उन्होंने कारण खुद दिया है। उनका कहना है कि 16 लोग जब कम हो जाएंगे तो विधानसभा की इफेक्टिव स्ट्रेंथ भी 16 से कम हो जाएगी, और उसमें जो बहुमत की जरूरत पड़ेगी वो भारतीय जनता पार्टी निर्दलीयों की मदद से पूरी कर लेगी। यह उनका कहना है, अजीत पवार का कहना है। जी। अजीत पवार का पूरा खेल ये था कि वो 2 चीजें करना चाहते थे। एक तो शरद पवार की उपस्थिति में एनसीपी पर कब्जा करना चाहते थे, और दूसरा एनसीपी के लोगों के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में या भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में शामिल होना चाहते थे। शरद पवार के अगर आप हाल के बयानों को देखें, जी। मैं एक ही बयान कहता हूं कि वो जिस तरह से खुल के सत्यपाल मलिक के आरोपों के समर्थन में आए हैं, और पुलवामा को लेकर, और जो 40 सैनिकों की वहां जो सीआरपीएफ के जवानों की जो मौत हुई उसको लेकर जो उन्होंने बात कही है, आपको ये, हम सबको ये समझ में आना चाहिए कि शरद पवार जो भी कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की मदद के लिए नहीं कर रहे हैं, विपक्ष की एकता के लिए कर रहे हैं। और विपक्ष की एकता के लिए महाराष्ट्र विकास अघाड़ी का बने रहना जरूरी है, और महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के बने रहने के लिए एनसीपी की जो ताकत शरद पवार ने दिखाई मुंबई में, उसका प्रदर्शन जरूरी था। मैं श्रवण जी एक बीच में माफी के साथ मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं और आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं।
आपने बताया कि शरद पवार जो कुछ भी कर रहे हैं विपक्षी एकता की मजबूती के लिए कर रहे हैं। ये विपक्ष की एकता की एक और महत्वपूर्ण धुरी है, नाम उनका राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने पूरी लड़ाई अडानी और मोदी की जुगलबंदी के नाम पर शुरू की हुई है, और माननीय शरद पवार ने जिस तरीके से खुलकर अडानी का साथ दिया है, जेपीसी की मांग को बेवकूफ़ी पूर्ण करार दिया है, सीधे शब्दों में कहें तो आप कह रहे हैं कि वो तो विपक्षी एकता की मजबूती के लिए, और पिछले 2 महीने से राहुल गांधी के लिए मुद्दे के तौर पर केवल अडानी है, अडानी है और अडानी है। विरोधाभास नहीं है? देखिए, मैं हिमांशु जी, आपकी जानकारी, आप तो खैर काफी पढ़ते लिखते रहते हैं जी। पवार साहब ने विरोध किया था कि जेपीसी की मांग की जरूरत नहीं है, अदालत के सामने है, अदालत ने कमेटी बनाई है जी। तो जेपीसी के लिए इन्होंने विरोध किया था जी। अगर आप पवार साहब के बाद के बयान देखें जिसमें उन्होंने ये कहा कि जेपीसी को लेकर मेरा विरोध है, पर मैं विपक्षी एकता के लिहाज से, विपक्षी एकता के हित में, मैं अगर जेपीसी की मांग विपक्षी दल कर रहे हैं तो मैं उनके साथ हूं। अगर आप उनके बाद के बयान देखें तो आप पाएंगे कि उन्होंने जेपीसी की मांग को पर मतलब बड़ी कुशलता है ना श्रवण जी, उन्होंने ये बयान दिया, बिल्कुल पढ़ा मैंने देखा भी, पर उसके बाद मैंने उन्हें गौतम अडानी के साथ 2 घंटे तक गप्प मारते हुए भी देखा। क्या करूं, इसलिए सवाल कर लिया श्रवण जी। दिक्कत तो बहुत है ना, पवार जी के संदर्भ में ऐसे ही थोड़ी बोल रही हैं फहमीदा हसन खान जी, चाणक्य हैं, किशोर जी भी बोल रहे हैं चाणक्य हैं, और दीपक विजयवर्गीय जी भी, जो अजीत पवार में इतनी संभावना देखते हैं, वो भी बोल रहे हैं भाई ऐसा चाणक्य देश में दूसरा कोई नहीं है। तो अब बताओ ना श्रवण जी, क्या माने वो कब किसके साथ हैं, क्या चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको निपटा रहे हैं, किसको बना रहे हैं, जिससे मैं कोई गौतम अडानी के साय से भी दूर रहना चाहता है। शरद पवार उस दौर में 2 घंटे तक गौतम अडानी के साथ गप्प मारते हुए फोटो भी सार्वजनिक होने देते हैं। क्या कहेंगे आप? क्या आपने कभी ऐसा सुना कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अडानी जी को डिसोन कर दिया और कहा कि मेरा कोई संबंध नहीं है उससे? जी। आप मुझे बता दीजिए कि कोई ऐसा बयान हो कि उन्होंने, प्रधानमंत्री ने या भारतीय जनता पार्टी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कोई बयान दिया हो। जी। उन्होंने तो नहीं कहा है। उन्होंने ये भी इनकार नहीं किया है कि वो जो फोटो राहुल गांधी ने संसद में दिखाया था वो फर्जी फोटो है, फोटोशॉप किया हुआ है। मोदी जी तो पूरी तरह चुप हैं अडानी के मामले में जी। और अभी भी अडानी साहब की कंपनियों को जो कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, जो अभी मिला डिफेंस को लेकर जो मिला, देखिए ये छोड़ दें जी। अगर आप पवार साहब की किताब का को देखें, जो पहला भाग थे जी। उसमें उन्होंने बताया है, अडानी साहब की इतनी तारीफ की है जी। कि आप दंग रह जाएंगे। तो अगर उनकी अडानी से मित्रता है और अडानी साहब उनके घर आते हैं 2 घंटे के लिए, आपके घर पे अगर कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता आ जाए और कहे कि मुझे आपके साथ 2 घंटे बैठना है, तो आप नहीं देंगे क्या 2 घंटे? जी। देंगे ना आप भी। तो इसलिए कोई ये बुराई नहीं है इसमें। जी। अगर बॉम्बे का या देश का कोई उद्योगपति ऐसा नहीं है जो पवार साहब का सम्मान नहीं करता। जी। अगर अडानी साहब गए हों और मदद लेने गए हों पवार साहब के साथ कि मैं संकट में हूं, आप मदद कीजिए, अगर पवार साहब ने ये कहा हो कि भाई मैं मदद नहीं कर पाऊंगा कुछ भी आपकी, जी। तो ये तो और आपको और हमको पता ही नहीं है जी। कि वो 2 घंटे क्या किया उन्होंने बैठ के। तो इसलिए हमको थोड़ा सा किशोर जी कुछ कह रहे हैं। जी, किशोर जी का हस्तक्षेप सुनते हैं। जी किशोर जी। पूरा कीजिए क्योंकि मैं आपसे चर्चा सुनना चाहता हूँ। जी श्रवण जी, आप अपनी बात पूरी कर लें। किशोर जी का कहना है। गौतम तो मेरा ये मानना है कि पवार साहब ने अपने पूरे हाथ झटक लिए हैं, क्योंकि उन्होंने आपको, मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि अडानी साहब से मोदी जी ने भी हाथ झटक लिए हैं। अब अडानी साहब अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगी उनको, क्योंकि ये जो लड़ाई है, और दूसरा आपने राहुल गांधी को बीच में आप ले आए। जी।
तो राहुल गांधी का इससे क्या लेना देना है? ये जो आप चर्चा कर रहे हैं उसमें मतलब राहुल गांधी अभी तो बहुत सारे किस्से जुड़ गए हैं। राहुल गांधी के पास कोई एक अडानी को लेकर लड़ रहे हैं, और आप मुझे एक भाषण बता दीजिए कि जो कर्नाटक में उन्होंने अडानी को लेकर भाषण दिया हो और कुछ हो। वो वहां कर्नाटक में तो जो मुद्दे उठा रहे हैं आप देख के दंग रह जाएंगे कि वो क्या मुद्दे उठा रहे हैं। वो नंदिनी का उठा रहे हैं, वो नंदिनी के बूथ पर जा रहे हैं, वो अमूल का उठा रहे हैं, वो बजरंग दल की बात कर रहे हैं, वो कई चीजों की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टो आप देखिए उनका। तो ये मेरे ख्याल से राहुल गांधी का कोई ये महाराष्ट्र के प्रसंग से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, और शरद पवार जी से भी कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अडानी का एक मुद्दा अलग है, जो महाराष्ट्र की जो वर्तमान संकट है। और श्रवण जी वो कह रहे तो एक- हमें मान लेना चाहिए। बाकी हमारा तो सवाल केवल इस बात को लेकर था कि विपक्षी एकता के लिए अगर वाकई शरद पवार इतने गंभीर हैं तो ऐसे नाजुक समय पर गौतम अडानी के साथ 2 घंटे तक गलबैयां करने की क्या जरूरत थी? ये सवाल है। दर्शक इसके संदर्भ में विचार करेंगे, लेकिन किशोर जी के पास शायद इस संदर्भ में कहने के लिए कुछ है। हो सकता है किशोर जी को इस बात का अफसोस हो कि भाई अकेले पवार जी से मिलने, उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए गौतम अडानी नहीं आए। तो बताएं किशोर जी, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, गौतम अडानी उद्धव जी से भी मिले थे जी ऐसा कुछ नहीं है, वो मिलते रहते। अभी उन्होंने बीजेपी ने उनका पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि गौतम अडानी एक कमर्शियल आदमी है और वो कमर्शियल इंटरेस्ट रखते हुए सब करते हैं। लेकिन पवार जी से के वो मित्र है, और इससे में महाविकास आघाड़ी को कोई ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन मैं एक बात बोल रहा हूं कि पवार जी कुछ भी बोलते हैं तो उस पर ज्यादा मीडिया में चर्चा होती। जी अभी उन्होंने बोला कि रोटी अगर सिक जाए जी तो उसको पलट देनी चाहिए, नहीं तो वो कड़वी हो जाती है। जल जाती है, हाँ काली हो जाती है। लेकिन तो जैसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया वैसे ही दीपक वर्गीस के पार्टी में खुशी की लहर आ गई। जी लेकिन अभी देखो 3 दिन के बाद उन्होंने रोटी तो छोड़ो तवा ही बदल दिया, जी तवा को उखाड़ के फेंक दिया। ऐसा है पवार जी का किशोर जी थोड़ा commitment- खुल के बताइए, तवा कौन है? आपने बताया कि तवा ही फेंक दिया, पहले तो ये स्पष्ट करिए आप, तवा कौन है? नहीं, देश में 14 के बाद जिस प्रकार की राजनीति है उसमें मैं बीजेपी नहीं कहूंगा, बीजेपी में ऐसे तत्व बहुत आ चुके हैं जो रोटियां काली करते हैं। हाँ, जी। अभी शिवसेना तो भुक्तभोगी है। जी हाँ हम अरे हमारे सिंबल पे चुन के आए और हमको छोड़ के चले गए। लेकिन ईडी सीबीआई 5,000 करोड़ ये सब चलता रहा। तो अडानी जी के पैसे करके हम अडानी जी पे बहुत सख्त नाराज है कि उनकी जेपीसीबी हो जाए। और आप उनका नाराज भी रहते हैं और फिर बोलते हैं कि उद्धव ठाकरे से भी वो मिल के गए। दोनों बातों में बड़ा फर्क है। किशोर जी थोड़ा विचार कीजिएगा, आप अडानी जी से नाराज हैं या अडानी की दोस्ती के लिए बेकरार हैं? बहरहाल मेरा समय समाप्त हो रहा है। महत्वपूर्ण बात कुल मिलाकर इतनी निकल कर आई है, ये पूरी कवायद एनसीपी से अपना कब्जा बरकरार रखने की है, ये बताते हुए कि मैं अपना कब्जा छोड़ रहा हूँ। यही पवार की सियासत के अतीत में भी उदाहरण रहे हैं। पवार ने एक बार फिर धोबी पछाड़ दांव चला है, लोग हैरत में हैं। क्या कर दिया उन्होंने? अजीत पवार जो अपने लिए संभावनाएं देख रहे थे, एक बार फिर अंधकार में घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तय बात है कि शरद पवार अभी कहीं जा नहीं रहे हैं, वह एनसीपी में हैं, एनसीपी में रहेंगे और एनसीपी का नेतृत्व करेंगे। और कुल मिलाकर दीपक विजयवर्गीय और उनकी पार्टी को एक बार फिर नए सिरे से रणनीति बनाने के लिए बाध्य करेंगे। देखें शरद पवार की ये रणनीति का खुलासा कब होता है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। तो अब हमारा शेर शरद पवार को समर्पित कुछ इस तरीके से है कि जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, कि जमाना हो गया खुद से मुझे लड़ते झगड़ते, मैं अपने आप से अब सुलह करना चाहता हूं। इफ्तिकार आरिफ ने क्या कमाल का शेर कहा था। शरद पवार ने कुछ इसी अंदाज से अपना इस्तीफा दिया है। सुलह वो खुद से कर रहे हैं या अपने परिवार में कुछ नई सुलह की योजना बना रहे हैं, बताएगा वक्त, इंतजार करेंगे। बहरहाल अब मुझे दी याद, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा बढ़ा।